बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, तबीयत की नासाजी की वजह से हमारा एक गैप रहा, तो आज हम इंशाल्लाह उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो इस्लामियात और पाक अफेयर की एक टाइमलाइन बनती है हमारे सामने। जब हम पीपीएससी या एफपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई भी सीट्स आती हैं, तो इस्लामियात या पाक अफेयर के हवाले से सब कॉन्टिनेंट तक जो टाइमलाइन बनती है, हम वो तमाम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह कोई आपका ऐसा सवाल मिस नहीं होगा जो इस्लाम को किस तरह, जिसकी इब्तदा मक्का की सरजमीन से होती है और वो बरे सगीर में किस तरह आता है, और आज तक हम पाक अफेयर के पर्सपेक्टिव में किस तरह इसको देखते हैं। मेरे नजदीक वो तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जो पीपीएससी का या एफपीएससी का पेपर सेटर जिन जिन चीजों को इन हिस्टोरिकल इवेल्युएशन के दौरान क्रोनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है। वीडियो एंड तक देखिएगा, खासकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है हर कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी एलोकेशन को सिक्योर करना है एफपीएससी के थ्रू या पीपीएससी के थ्रू या इंटरव्यूज के लिए अपने आप को रेडी करना है। याद रखिएगा, मैं जब हिंदुस्तान की बात करता हूं, पाक अफेयर की बात करता हूं, पाकिस्तान की बात करता हूं, तो कायदे आज़म कहा करते थे कि पाकिस्तान उस दिन से ही मार्ज़े वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। तो हम बेसिकली पाकिस्तान की जो हमें रूट्स नजर आती हैं वो इस्लाम के साथ एसोसिएटेड नजर आती हैं। ये चीज कैटेगोरिकली आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके सामने। तो इसीलिए मेरा जो तर्ज तदरीस है, जो डिस्कशन का तरीकाकार है, वो मैं पाक अफेयर को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू करता हूं और फिर उसको क्रोनोलॉजिकली स्टेप वाइज आपके सामने एंड तक 1947 से लेके आता हूं। यह सारा प्री पार्टीशन का फेज बनता है। अभी आपने पाक अफेयर को दो हेडलाइंस में डिवाइड करना है, प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन। यानी पार्टीशन 1947 में होती है अगस्त 14 को, तो उससे पहले का पीरियड और उसके बाद का पीरियड। ये मेरी जो सारी डिस्कशन है ये इस्लामियात और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है, पाक अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में है और प्री पार्टीशन है। लोग 712 से शुरू करते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पैदाइश से शुरू करता हूं, उनका जो साल है पैदाइश का उससे शुरू करता हूं और वो हमारे सामने ईसवी का ये ड्यूरेशन चलेगा। ये हिजरी का नहीं, अभी माज़े वजूद में है। हम सबसे पहले बात करेंगे ईसवी की। मैं अगर आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव में बताऊं कि वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, सबसे पहले हयात तैयबा, नबी अलैहिस्सलाम का दौर, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर, उसके बाद उम्वी खानदान, उम्वी दौर जिसे कहते हैं, उमैयाद पीरियड जिसे कहते हैं, 3 हो गए। चौथा हमारे सामने अब्बासी पीरियड आता है, अब्बासीड पीरियड, ये 4 पीरियड हो गए। अब ये जो 1258 तक स्टोरी बनती है, लेकिन हम 1258 से एंड पे नहीं करेंगे, गैप भी नहीं लेके आएंगे हमने, क्योंकि ये सारा सफर मक्का से शुरू होता है, मक्का से मदीना, मदीना से फिर हम जब ये दमिश्क की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उम्मी दौर में जो कैपिटल है मक्का से मदीना और मदीना से फिर दमिश्क हो जाता है, और दमिश्क से फिर जब अब्बासीड पीरियड आता है तो उस दौर में हमें कैपिटल जो बगदाद नजर आता है, इराक बगदाद, ये नजर आता है। जब हम यहां पे पहुंचते हैं तो बेसिकली जब हम ज्योग्राफिकली चीजों को देखते हैं तो हमें ये मक्का, मदीना, ये सऊदी अरब, अरेबिया, ये हमें अरेबियन पेनिनसुला नजर आता है ये सारा। और अरेबियन जो पेनिनसुला है इसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं। इस तरफ पर्शियन गल्फ है, साथ ईरान है। पर्शियन गल्फ के नीचे आपका जो कंट्री है वो ओमान है, और गल्फ ऑफ ओमान है इंडियन ओशन के अंदर, और इंडियन ओशन के साथ ही बिल्कुल जो ओमान के साथ वो यमन है,
और यमन और यहां पे अफ्रीका और वेस्ट एशिया है। एशिया इस साइड पे, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के दरमियान अब यहां पे हमें रेड सी नजर आता है। अब रेड सी जो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है, वहां पे हमें स्ट्रेट भी नजर आता है जिसको हम बाबुल मंदब स्ट्रेट कहते हैं। सो यहां से स्टोरी आगे यूरोप की तरफ भी जाएगी, अफ्रीका की तरफ भी जाएगी। यहां पे हम वेस्ट एशिया में खड़े हैं। इस्लाम का जब नजूल होता है, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और फिर पहली वही जब आती है 610 में, ये मक्का के अंदर आती है और उसके बाद जो हिजरत होती है, यानी मैंने आपको मक्का से कहां लेके आना है, बरसगीर और पाक फिर पाकिस्तान तक लेके आना है। ये फेज आपकी कौन सी बनती है? ये आपकी पोस्ट नहीं, ये प्री पार्टीशन है। पार्टीशन तकसीम से पहले की ये सारी फेजेस हैं। रिपीट करता हूं, ये सारा मैप की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिपीट करता हूं, इस स्टेप्स को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स, यानी जो तारीखी एतबार से डेट वाइज हमारे सामने चीजें आती हैं, इनको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स। तो हमारे सामने सबसे पहले हयात तैयबा, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का पीरियड, फिर हमारे सामने उमैयाद पीरियड, फिर हमारे सामने अब्बासिद पीरियड। अब ये अब्बासिद पीरियड हमें कहां से कहां तक ले आता है? यानी मक्का से हम बगदाद पहुंचते हैं। बात हमने करनी है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, तो हमें समझ आती है जिस दौरान यहां पे उमैयाद नहीं अब्बासिद पीरियड चल रहा है। जब हम इंडिविजुअली अब्बासिद पीरियड को देखेंगे तो हमें किस साइड पे जाना पड़ेगा? वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने कहां आना है? साउथ एशिया की तरफ आना है। हमने फिर साउथ एशिया में स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान को हमने देखना है। उस टाइम जब अब्बासिद पीरियड है, कुछ ऐसे कबाइल भी चल रहे हैं जो यहां से बगावत भी करते हैं। अब्बासिद कैलिफ्स जो हैं, जो हुक्मरान जो हैं, उनके खलीफा जो हैं, उनसे बगावत करते हुए आगे निकलते हैं। उसमें हमें सबसे अहम जिस तरह जिसने एंड किया, ये हलाकू खान सल्जोक, उससे पहले 945, ये जो पीरियड है ना, यानी अदरवाइज जिस तरह जब हम बरतानी अपना हिंदुस्तान के अंदर जब हम मुगलिया पीरियड को देखते हैं, हम मुगलिया पीरियड को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं ना। यानी 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है पानीपत के मैदान में, जो जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी का आखिरी रूलर है, उन दोनों के दरमियान पानीपत के मैदान में लड़ाई होती है 1526 में, और ये पहली लड़ाई है पानीपत की। कौन शिकस्त खाता है, डिफीट कौन होता है? वो हमारे सामने इब्राहिम लोदी है और जहीरुद्दीन बाबर वो आ जाता है। अब हम इस मुगलिया पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रेट मुगल्स और लेसर मुगल्स। जो ग्रेट मुगल्स हैं वो 1526 से 1707 तक, और फिर जो लेसर मुगल्स हैं, यानी जब दूसरे असर रसूख छा जाते हैं और इस रूलर्स जो हैं इनका असर रसूख कम हो जाता है। इसलिए 1757 से 1707 से 1757 तक जंग प्लासी, फिर 1757 से 1857 तक जंग आजादी, फिर 1857 से 1947, ये जो सारा पीरियड है ये तो है ही सारा ब्रिटिश का है। जैसे हम उस पीरियड को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा, ऐसे ही हम अब्बासिड पीरियड को भी डिवाइड करते हैं, तो हमें समझ आती है कि जो मजबूत पीरियड है वो कौन सा है, और आगे जहां पे सियासी कमजोरी का आगाज होता है वो बेसिकली 861 से 945 का पीरियड है, और उसके बाद फिर आगे सल्जोकों का असर रसूख हो जाता है 945 से 1258 तक। इसमें मंगोल भी आते हैं, चंगेज खान भी आते हैं, उसके बाद फिर हलाकू खान आता है। तो ये सारी स्टोरीज ऐसे चलती हैं। तो ये हलाकू खान, चंगेज खान कहां से आ गए? अगर अब्बासिड ये रूल चल रहा था तो
मिसाल दी है जस्ट, जिस तरह ये हलाकू खान, चंगेज खान, ये दादा पोता, ये चलते फिर रहे थे। सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं, यहां पे जिस सिपा सलार ने बगावत की, उसने जब देखा कि हेडक्वार्टर पे जो रूलर्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो वीक हो रही हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बगावत कर दी। तो बगावत करके ये ट्राइब्स बनते गए। ऐसे ही फिर सेंट्रल एशिया की तरफ, किससे, ये वेस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया की तरफ भी इस तरह लश्कर आते हैं। और जब इन लश्कर्स की हम बात करते हैं तो हमें इस्लाम के स्टेप्स में उस तरफ नहीं जा रहा कि इस्लाम का अगर बात करें कि सबसे पहले कैसे है, मैं अभी ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम आपके सामने रख रहा हूं। यानी नबी अलैहिस्सलाम का पीरियड, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का पीरियड, फिर उमवी पीरियड, फिर अब्बासिद पीरियड। अब अब्बासी पीरियड 1258 तक है, लेकिन वो बगदाद तक स्टोरी जाती है। हमने किस तरफ आना है, हमने हिंदुस्तान में आना है, साउथ एशिया में आना है। ये तो सारा वेस्ट एशिया का इलाका है। यहां पे हमें समझ आती है कि यहां पे मुख्तलिफ ट्राइब्स नजर आएंगे। उन ट्राइब्स में हमें एक ऐसा ट्राइब जो सेंट्रल एशिया से होता हुआ, वहां से बगावत करता हुआ हमें गजनी लेके आता है। गजनी एक सूबा है अफगानिस्तान का। वहां पे उस गजनी सूबे के अंदर अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट का ऐलान करता है। उस जो रूलर है उसको हमने नाम दिया, बल्कि उस रूल को नाम दिया गजनी रूल। गजनी रूल हमने कहा, गजनी सल्तनत भी उसे कहा। और उसका बानी हमने कहा कि सुल्तान टाइटल है महमूद ऑफ गजनी, जो मशहूर हुआ। यह गजनी सल्तनत का भी एक ड्यूरेशन हमें नजर आता है। अब गजनी सुल्तान महमूद ऑफ गजनी कौन था, किसका बेटा था, यहां पे मैं आपको मजीद डिटेल पढ़ाऊंगा कि ये अल्पक्तगीन और सपक्तगीन दो नाम हमें मिलेंगे। अल्पक्तगीन और सपक्तगीन ये दो नाम नहीं भूलने बेटा। जो सुल्तान महमूद गजनवी है, ये गजनी बनती है। अब देखिए, मैं बगदाद से कहां आया हूं, सेंट्रल एशिया, यानी वेस्ट एशिया से होता हुआ सेंट्रल एशिया। ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये जान और तान वाले जो हमें कंट्रीज नजर आते हैं। उस टाइम ये क्या थे, उस टाइम ये खरासान के नाम से ये इलाका ईरान का, इराक का जाना जाता था। बलख, बुखारा, समरकंद, खारजम और फरगाना, काशगर, ये इलाके, जिस तरह मैंने कहा बुखारा को आज के दौर में उज्बेकिस्तान कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही बलख को अब अफगानिस्तान कहते हैं, समरकंद को उज्बेकिस्तान कहते हैं। ऐसे ही जो ख्वारजम है, ये दो कंट्रीज के इलाके हैं उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ऐसे ही जो फरगाना का इलाका है वो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। और ऐसे काशगर, ये चाइना और जिनजियांग, यानी ओवरऑल ये सारा इलाका हमें सेंट्रल एशिया का नजर आता है। बात इस्लाम की कहां से चली, वेस्ट एशिया से, और ये ट्राइब होते हुए कहां पे निकले, सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया से आगे अफगान, क्योंकि साथ है बिल्कुल अफगानिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान वो ताजिकिस्तान की एक छोटी सी पट्टी है जिसको हमने वाखान का नाम दिया। ये वाखान की पट्टी पाकिस्तान को, यानी उस टाइम के सब कॉन्टिनेंट को, उस टाइम के प्री पार्टीशन की बात कर रहा हूं, किससे जोड़ती है जाके सेंट्रल एशिया से जोड़ती है ना। तो ये सारे बेसिकली इलाके वही हैं जिसको हमने सेंट्रल एशिया कहा। वहां से होते हुए ये कबाइल कहां पे पहुंचे, मैं उसकी आपको कनेक्टिविटी बताऊंगा कि कैसे हम गजनी, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, बेसिकली सुल्तान टाइटल है, महमूद है नाम उस सिपा सलार का। वो कौन है, मैं आपको पीछे लेके जाता हूं थोड़ा सा। ये हमें जो सुल्तान महमूद गजनी है, ये गजनी सूबा था बेसिकली। सूबे के अंदर उसने अपनी सल्तनत का ऐलान कर लिया, अपने रूल का ऐलान, इक़्तिदार का ऐलान कर दिया, ठीक है। और ये सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो था, इसका वालिद जो था वो सबक्तगीन था। क्या, सीन बे काफ, सबक्तगीन, तग आगे तग मिला लेना है, सबक्तगीन, ये नहीं भूलना आपने,
सबक्तगीन उसका वालिद था, और उसका ही आगे से चलता है। ये बेसिकली एक गुलाम था सबक्तगीन। उस टाइम तुर्क नस्ल सॉरी बेटा, ये जो स्लेव्स थे वो खरीदे जाते थे मंडियों से, उनको फिर ट्रेन किया जाता था और उनको फिर अपने लश्कर के अंदर मुख्तलिफ ओहदे दिए जाते थे। ऐसे ही एक गुलाम था, उसका नाम था बेटा सबक्तगीन। क्या नाम था? सबक्तगीन। किसका गुलाम था? अल्पक्तगीन का गुलाम था। कौन किसका गुलाम था? अल्पक्तगीन का गुलाम था सबक्तगीन। और सबक्तगीन का बेटा था महमूद, जो महमूद ऑफ गजनी। गजनी बेसिकली अफगानिस्तान का सूबा है। सो यहां से स्टोरी चलती है। अब जो अल्पक्तगीन था बेसिकली ये गजनवी सल्तनत का बानी था। कौन था? अल्पक्तगीन। अल्पक्तगीन था, ये बेसिकली था उस टाइम में ना एक सल्तनत थी, ये सेंट्रल एशिया के इलाके में तुर्क भी थे, लेकिन साथ साथ उस टाइम ऑटोमन एम्पायर भी चल रही थी, सल्तनत उस्मानिया जिसे कहते हैं। उसका ड्यूरेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो बेसिकली 1299 है से 1923, 22, 21, 24 तक चलता है सल्तनत उस्मानिया का पीरियड। लेकिन उससे ये हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ये 10वीं सदी है, 12वीं सदी, 13वीं सदी नहीं है, मैं 10वीं सदी की बात कर रहा हूं। सो उस टाइम एक सल्तनत थी जिसका नाम था समानी सल्तनत। कौन सी? समानीड भी बोलते हैं, SAMANAID, समानीड सल्तनत। ये इसका जो इलाका था समानीड सल्तनत का, यही था बुखारा। ये बुखारा मैंने आपको बताया ना, ये बुखारा ये बेसिकली उज़्बेकिस्तान का इलाका है बुखारा। ये जो समानीड सल्तनत थी उसका एक फौजी सिपा सलार था जिसका नाम था सबक्तगीन। क्या नाम था? सबक्तगीन। उसका नाम था बेसिकली अल्पक्तगीन, सॉरी अल्पक्तगीन। अल्पक्तगीन ये समानी सल्तनत थी। वहां पे इस समानी सल्तनत का मैंने आपको बताया ये सारा इलाका था। कौन सा? ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बुखारा जिसको हमने कहा, ये इनका इस्माइली समानी इनको बोलते थे। ठीक है, वहां पे समानी सल्तनत का एक ओहदेदार था, फौजी था। ये बेसिकली तुर्की का एक स्लेव था, गुलाम था, लेकिन खरीद के इन्होंने इसको सिपा सलारी दी। समानी सल्तनत का एक सिपा सलार था जिसका नाम था अल्पक्तगीन। कोई आपसे पूछे अल्पक्तगीन कौन था तो आपने कहना समानीद सल्तनत, जिसका हेडक्वार्टर बुखारा था। बुखारा क्या है? उज़्बेकिस्तान का इलाका। उज़्बेकिस्तान का जो इलाका उस टाइम बुखारा के नाम से जाना जाता था, वहां पे एक समानीड सल्तनत थी। उसका एक तुर्क गुलाम जर्नैल था, सिपा सलार था, जिसका नाम क्या था? अल्पक्तगीन। अब इसका पीरियड जो है याद रखिएगा, इसकी लाइफ जो स्पेन है वो है बेटा 890 से 963 तक। अल्पक्तगीन नाम भी बोलना सीख ले। अल्पक्तगीन से सबक्तगीन और सबक्तगीन से सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। फिर हम अब अफगानिस्तान के सूबे गजनी में पहुंच चुके हैं। जी बेटा। सर एक तो तस्वीर बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, ब्लर आ रही है, नहीं सही समझ आ रही। आपको मेरी आवाज समझ आ रही है? सर आवाज भी बहुत स्लो आ रही है। पता नहीं बेटा क्या वजह हो सकती है इसका, मुझे कोई आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सिर्फ सुने जो आपको समझ आ सकती है। आपको सारी रिकॉर्डिंग में भी तो पिक्चर ऐसी आएगी ना ब्लर। और बेटा नहीं आएगी ना, आप यहाँ पे बहस शुरू कर दें, आपको सारी चीज समझ आएगी इंशाल्लाह। सो मेरे पॉइंट्स आप लिखती हैं। यानी मैंने कहा समानीड सल्तनत, SAMANAID, समानीड, समानी सल्तनत। ये समानी सल्तनत का जो ड्यूरेशन है ये बेटा 819 से 999 है। 819 से 999
यानी 819 से 999 का पीरियड सामानी सल्तनत है और इसका हेडक्वार्टर बुखारा है। और बुखारा का जो आज का जो नाम है वो उज्बेकिस्तान का इलाका है। यहां से तुर्क नस्ल का एक गुलाम था जिसको सिपा सलार बनाया गया था इस समानित सल्तनत की फौज के अंदर। उसका नाम था अल पख्तगीन। अल पख्तगीन का जो एक गुलाम था, ये बेसिकली जो अल पख्तगीन है ये बुखारा यानी उज्बेकिस्तान से निकल के बगावत करके ये गजनी के अंदर आ गया। अफगानिस्तान का जो सूबा है गजनी के अंदर आके इसने अपनी सल्तनत का ऐलान कर लिया। जो बेसिकली गजनी सल्तनत का बानी है अल पख्तगीन। और इस अल पख्तगीन का जो जो लाइफ स्पैन है वो 890 से 963 है। क्या है बेटा? 890 से 963 है इसका लाइफ स्पैन। और इसने ये जो अल पख्तगीन है इसने गजनी पर 962 में कब्जा किया था। कहां पर? 962 में। 963 में इसकी डेथ हो जाती है अल पख्तगीन की। समझ आ गई है ना? कब्जा किस पे किया? 962 में गजनी सूबे के अंदर, गजनी सूबे के अंदर आके इसने कब्जा किया और अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया अल पख्तगीन ने। एक साल बाद इसकी 963 में इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया ना? अब ये कौन सी सल्तनत है? समानीद। और कहां पे है? बुखारा के अंदर। बुखारा का आजकल नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। उज्बेकिस्तान की फौज का यानी बुखारा की फौज का समानीद सल्तनत जो थी, जिस तरह उमैया सल्तनत अब्बासी सल्तनत थी, ऐसे ही एक उस टाइम में, कौन से टाइम में? 890 में, यानी 819 से 999। ये जो समानीद सल्तनत है बेटा उसका ड्यूरेशन है 819 से 999। इस दौरान समानीद सल्तनत का ये पीरियड है। इनका एक सिपा सलार था जिसका नाम था अल पख्तगीन। ये बेटा 962 में आके अफगानिस्तान के सूबे गजनी के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और वहां पे कब्जा कर लेता है और वहां पे अपनी गजनी सल्तनत का ऐलान कर देता है। अब ये जो अल पख्तगीन था ये तुर्क नस्ल था, तुर्की से था, बेसिकली स्लेव था, खरीदा हुआ था, लेकिन ट्रेन था, जर्नैल था। ठीक है, ट्रेड्स पूरे थे। उसने आके गजनी जो सूबा है वहां पे इसने क्या किया? अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया, अपनी आजाद इक्तदार का ऐलान कर दिया। और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था सपख्तगीन। अल पख्तगीन पहला, हाँ जी, और फिर सपख्तगीन आता है। सपख्तगीन, सपख्तगीन जो इसका गुलाम था और बाद में इसका दामाद भी बना। 900 यानी 962 में इसने गजनी पर अल पख्तगीन ने इक्तदार बनाया और अपना ऐलान कर दिया। 963 में इसकी डेथ हो जाती है। फिर जो सपख्तगीन है जो इसका गुलाम था वो सारा रूल संभालता है और उसके बाद फिर इसका बेटा जो है सुल्तान महमूद आप गजनी, सुल्तान महमूद आप गजनी, इसका पीरियड बेटा 998 से 1030। ये इस दौरान सुल्तान महमूद आप गजनी पीरियड है 998 से 1030। वैसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि सुल्तान महमूद गजनी का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, 971 से 1036 तक, 971 से 1036 तक। कोई आपसे डेट पूछ ले 2 नवंबर 971 से 30 अप्रैल 1036 तक इसका लाइफ स्पैन है। ये इसका लाइफ स्पैन है बेटा। और 32 साल इसने हुकूमत की। महमूद ऑफ गजनी यानी सुल्तान महमूद ने गजनी जो था, गजनी का इलाका जहां पे इसने अपनी क्या की, हुकूमत की, तो कितने साल की ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है? इसने 32 साल की। कब से कब तक? 998 से 1030 तक। और 1036 में इसकी डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है बेटा? 1036 में इसकी डेथ हो जाती है। सो ये हमें यहां तक ले आया, कहां तक? अफगानिस्तान तक। अब
इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये भी आती है, सुल्तान महमूद जो गजनी है, इसके वालिद का नाम मैंने आपको बता दिया सपख्तगीन, ठीक हो गया। और इसकी जो कुनियत है वो अबू अल कासम थी, अबू अल कासम इसकी कुनियत थी। और जो इसका लकब था, दो लकब बड़े मशहूर हैं, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के जो दो टाइटल हैं वो बड़े मशहूर हैं। एक बेटा अमीनुल मिल्लत अमीनुल मिल्लत, दूसरा है बेटा यमीनुद्दौला, यमीनुद्दौला यानी हुकूमत का दायां हाथ, या आप लिख लें यमीनुद्दौला, हुकूमत का दायां हाथ। सो यहां तक हम पहुंचे हैं सुल्तान महमूद गजनी तक। अब इस वीडियो के अंदर आपको 1030 तक यानी लेके आया हूं जो इसका ड्यूरेशन है। इसके बाद फिर हम अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम सुल्तान महमूद गौरी, ऐसे ही जैसे ये गजनी सूबा था, कहां का, अफगानिस्तान का, वहां पे इसने गजनवी सल्तनत का ऐलान कर दिया। अलपख्तगीन, सपख्तगीन और फिर महमूद, ये तीन नाम याद रखिएगा जो मशहूर हैं किसके, गजनवी सल्तनत के, गजनी सल्तनत के। फिर उसके बाद हम गौरी सल्तनत की तरफ आएंगे। गौर, ऐसे गौर भी सूबा है, जैसे गजनी सूबा है ऐसे गौर भी सूबा है। वहां पे फिर हमें गौरी, सुल्तान महमूद ऑफ गौरी आएगा नजर, वो फिर आगे 1196 तक हमें नजर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा 1086 से 1196 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल आएगी। अब मैं यहां तक आपको 1030 तक लेके आया हूं। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ये अब्बासी पीरियड नहीं, उमवी पीरियड है, और उससे पहले ये जो खुलफाए राशिदीन का पीरियड है ये कब से कब तक, कब से कब तक, कब से तक कब तक है। ऐसे ही फिर आपको बताता हूं उमवी खुलफा कितने हैं, पहला कौन था, आखिरी कौन था, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन था, मशहूर कौन है, लॉन्गेस्ट पीरियड किसका है, शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है, ये सारी चीजें आ जाएगी। कैपिटल किसके दौर में कौन कौन सा रहा, और फतूहात कौन सी सबसे ज्यादा किसके दौर में हुई, और उसके अलावा वाकया करबला किसके दौर में हुआ। ऐसे ही फिर हम अब्बासी दौर में जाएंगे। अब्बासी दौर के हवाले से एक इंडिपेंडेंट वीडियो आपको मिलेगी कि अब्बासी टोटल कितना दौर है, कैपिटल कौन था, अब्बासी टोटल खुलफा कितने गुजरे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, ये सारी चीजें आपको अगली वीडियो मिलेंगी। आप हमारे सेशन में आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप साथ रहिएगा, ये नेक्स्ट आप वीडियो शुरू करते हैं।